नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और रोमांचक उपन्यास भूखा शेर पार्ट 8। मध्यम वर्ग के इलाके के एक मकान में जब उन्होंने प्रवेश किया तो भीतर मौजूद चेहरे को देखते ही देवराज चौहान चौंका। यही हाल उस चेहरे वाले का हुआ। वह और कोई नहीं, दौलत राम था। तुम? दौलत राम के होठों से निकला। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। दौलत राम की निगाह जयंत कुमार पर जा टिकी। कौन है यह? तुम इसे ठक्कर बाबा कह सकते हो, जयंत कुमार ने मुस्कुराकर कहा। देवराज चौहान और जगमोहन ने होठ सिकोड़कर जयंत कुमार को देखा। दोनों हैरान थे कि जयंत कुमार को उसके ठक्कर बाबा के नाम के बारे में कैसे पता चला, जबकि जगमोहन ने भी देवराज चौहान के बारे में जयंत कुमार को टरका दिया था। जयंत कुमार ने उन दोनों के चेहरे के भावों को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों ने मुझसे छुपाया कि तुम किस काम में व्यस्त हो, जबकि मैं जानता हूं कि यह छिपाने वाली कोई बात नहीं थी। महज सावधानी के नाते ही यह रास्ता तुम दोनों ने अपनाया, परंतु हर तरफ निगाह रखना मेरा काम है। मैं दूसरे तीसरे दिन ही जान गया था कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे कि तुम लोगों ने मुझे स्पष्ट नहीं बताया कि उसी तरह मैंने भी नहीं बताया कि मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। देवराज चौहान मुस्कुराया, जबकि जगमोहन सिर्फ होठ सिकोड़ कर रह गया। जयंत कुमार, दौलत राम बोला, इसे तुम यहाँ क्यों लाए हो? अरे भाई, यही तो है जो हमें मोटा माल, मोटे नोट हासिल करवाएगा। तुम चाहते थे कि तुम्हें कहीं से तुरंत ही मोटा माल मिल जाए। वह काम यह कर सकता है तुम्हारा ठक्कर बाबा। तुम्हारा ठक्कर बाबा? दौलत राम असमंजस से बोला। हाँ, तुम्हारे लिए यह ठक्कर बाबा ही है, परंतु मैं ही जानता हूँ असल में यह कौन है। कौन है? दौलत राम की आंखें सिकुड़ गई। तुम इस फेर में मत पड़ो कि यह कौन है, बस यह जान लो कि पूरे अजमेर में इसके मुकाबले का कोई नहीं। तुम्हारे लिए यह ठक्कर बाबा ही रहेगा। जयंत कुमार ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने आज तक मुझ पर विश्वास किया है, इस बार भी करके देख लो। दौलत राम ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह डाली। मेरे चेहरे पर तुम्हारा जो घूसा पड़ा है वह मुझे अभी तक याद है। याद ही रहे तो अच्छा है दौलत राम, दूसरे घूसे की नौबत नहीं आएगी। देवराज चौहान के शब्द सुनकर दौलत राम के जबड़ों में कसाव आ गया। अगले ही पल सामान्य हो गया। फिर सिगरेट सुलगाकर कश लेते हुए बोला, जयंत, तुम तो इसकी बहुत तारीफ करते हो, लेकिन करता क्या है यह? सिर्फ छोटी सी नौकरी? जयंत कुमार के होठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। तुम? जयंत कुमार ने देवराज चौहान से कहा, इससे खुलकर बात कर सकते हो। जयंत, देवराज चौहान ने कहा, सवाल खुलकर बात करने का नहीं है। अब हालात यह है कि इससे कोई बात न की जाए तो इसका तैयार होना हर हाल में जरूरी है। मैं समझता हूँ। जयंत कुमार ने दौलत राम पर निगाह डालकर गंभीर स्वर में कहा, तुम इसे समझाओ, बात करो, वह हर हाल में तैयार होगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर बाद में ऐसा न हुआ तो? ऐसा ही होगा, नहीं तो तुम कुछ भी कर सकने के लिए आजाद हो। देवराज चौहान आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठा और दौलत राम को देखने लगा। मेरा इरादा जुआ घर के कमरे को लूटने का है, देवराज चौहान बोला। जुआ घर का कमरा? दौलत राम चौंका। हाँ, वही कमरा जहां तुम्हारी ड्यूटी है और जिसकी सुरक्षा का जिम्मा मुझ पर है। दो पल तो दौलत राम देवराज चौहान को देखता रहा, फिर कह उठा, तो तुमने इसी कारण वहां नौकरी की है? हाँ। कोई फायदा नहीं, दौलत राम ने सिर हिलाया। इतना खतरा मोल लेकर वहां हाथ भी मारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। 60-70 के आसपास की गेम है, हम 4 हैं, हमारे पल्ले क्या पड़ेगा? यह काम करना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ भी नहीं है। कुछ और सोचो। यह लाखों का नहीं, करोड़ों का मामला है। करोड़ों का? दौलत राम चौंका। हाँ, आज ही डाबर और बागली ने वहाँ कुछ कीमती सामान रखा है। वह कीमती सामान और कुछ नहीं, उनकी ड्रग्स की मोटी खेप की कीमत है, जो कि 3-4 दिन में आने वाली है। दौलत राम मन ही मन हैरान हुआ कि ठक्कर बाबा को इतनी जानकारी कैसे हो गई, जबकि वह जानता था कि ऐसा कोई मोटा माल कभी भी वहां रखा जा सकता है। इसी दिन का इंतजार तो पंचम खेड़ा को था शायद, परंतु इस बारे में दौलत राम ने उससे कोई बात नहीं की थी। पंचम खेड़ा से तो वह मजबूरी में मिल रहा था। खेड़ा विश्वास के काबिल इंसान नहीं था, परंतु ठक्कर बाबा पर फिर भी विश्वास किया जा सकता था, क्योंकि साथ में जयंत कुमार था और जयंत कुमार की पुरानी आदत थी कि जब तक सामने वालों पर विश्वास न हो तब तक उसके साथ काम नहीं करता था, और जयंत कुमार ने ठक्कर बाबा के बारे में पूरी तसल्ली कर रखी होगी। दौलत राम ने जयंत कुमार को देखा।
तुम्हें इस पर पूरा विश्वास है? हाँ, इसे तो मैं काफी मुद्दत से जानता हूँ, जबकि अजमेर में यह पहली बार काम कर रहा है। इस बारे में तुम निश्चिंत रहो, इसकी हर तरह की गारंटी मैं लेता हूँ, जैसे कि तुम्हारी। दौलत राम के चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे। उसने जगमोहन को देखा। यह कौन है? यह मेरा साथी है, देवराज चौहान बोला। जगमोहन। दौलत राम कई पलों तक खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर कह उठा, यह तो मैं भी जानता था कि किसी दिन यहाँ करोड़ों की रकम रखी जाएगी। तुम्हें मालूम था? हाँ, यह कमरा बनाया ही इसी मकसद के लिए गया है कि मैं समझ गया कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। देवराज चौहान ने उसे टोका। अब यह बताओ कि इस काम में हाथ डालना चाहते हो या नहीं? लाखों का मामला होता तो कभी भी हाथ नहीं डालता, परंतु अब बात करोड़ों की है, इसलिए सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कहकर दौलत राम ने देवराज चौहान को देखा। सोचने की सिर्फ एक ही यह बात है कि क्या कामयाबी हासिल होगी? गारंटी तो किसी चीज की नहीं दी जा सकती है दौलत राम, अलबत्ता पूरी हद तक चेष्टा अवश्य की जाती है कि काम पूरा हो, असफलता हासिल न हो, और हमारी भी पूरी चेष्टा रहेगी कि अपना काम हम पूरा करें, सफलता ही हाथ लगे। दौलत राम गंभीर था। तुम्हारी बात जुदा है ठक्कर बाबा, काम हुआ तब, ना हुआ तब तुम तो अजमेर से चलते बनोगे, परंतु बरसों से जमे मेरे कदम इस शहर में उखड़ जाएंगे। क्या मालूम बच पाता भी हूँ या नहीं। बच गया तो फिर किसी नए शहर में जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे में पास में पैसा हो तो सारा काम आसान हो जाता है। तुम ठीक कहते हो, परंतु काम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हम सबकी पूरी कोशिश होगी कि वह पूरा हो। सबका ही फायदा उसमें है। कोई भी नहीं चाहेगा कि असफलता ही हमारे हाथ लगे। बाकी आगे जो हो हमारी किस्मत होगी। दौलत राम सोच में डूबा। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? जयंत कह उठा। तुम नहीं समझोगे जयंत, यह बागले और डाबर से ताल्लुक रखता मामला है। सफलता की बात तो दूर, इसमें तो जान जाने का भी पूरा पूरा खतरा है कि बचे या न बचे। दौलत राम ने गहरी सांस ली। लेकिन देखा जाएगा, ज्यादा दौलत पाने के लिए खतरा भी ज्यादा होता है। यह बात बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ गई, जगमोहन व्यंग से कह उठा। दौलत राम ने नाखुश निगाहों से जगमोहन को देखा। लो, यह तो हो गया तैयार। जयंत कुमार ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सोच भरी मुद्रा में कश लिया, फिर कह उठा, वैसे तो मेरा ख्याल है कि हम सफल ही होंगे। तुम्हारी योजना क्या है? योजना कल सुबह बनेगी, आज की ड्यूटी दे लेने के बाद। मैंने अभी कमरे में नहीं देखा कि माल कैसा है। देवराज चौहान बोला। तुमने अभी तक नहीं देखा? दौलत राम ने उस पर निगाह डाली। नहीं देखा तो तुम्हें वहां रखे जाने वाले माल के बारे में खबर कैसे मिली? पठानिया आया था मेरे पास, यह बताने कि आर्म्स प्रूफ कमरे में कोई कीमती वस्तु रखी गई है, जिसकी देखभाल 3-4 दिन तक की जाएगी, और तब तक यहाँ 24 घंटों का पहरा रहेगा, देवराज चौहान ने कहा। दौलत राम ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। तो अब सब कुछ कैसे होगा? जयंत कुमार ने कहा। आज रात की ड्यूटी के बाद हम लोग सुबह 4 बजे तक इस मुद्दे पर बात करेंगे। तब कहाँ मिलेंगे? दौलत राम ने पूछा। मेरे ख्याल में जयंत कुमार का घर ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, जयंत कुमार ने सिर हिला दिया। हम सब सुबह 4 बजे जयंत के घर मिलेंगे। तब मैं तुम लोगों को योजना भी समझा दूंगा कि काम कैसे करना है। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। काम कब करना है? देवराज चौहान ने कहा। कल रात को काम करेंगे, देवराज चौहान ने फैसला सुनाया। देवराज चौहान नाइट रेस्टोरेंट पहुंचा। पठानिया मिला। आओ, पहले कमरे में रखे कीमती सामान को देख लो। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फिर वह पठानिया के साथ कमरे के भीतर पहुंचा। चाबी पठानिया की जेब में थी। उस मजबूत बंद डिब्बों पर निगाह पड़ते ही देवराज चौहान ठिठक गया। डिब्बों के पैकेटों को स्ट्रैप लगाकर बंद किया गया था। इन डिब्बों में है कीमती सामान? देवराज चौहान ने पठानिया पर निगाह डाली। हाँ, 4-5 दिन तक यहाँ रहेगा, पठानिया ने सिर हिलाया। आगे बढ़कर देवराज चौहान ने डिब्बों को थपथपाया। थपथपाने से यह तो मालूम नहीं हो सका कि भीतर क्या है, परंतु यह महसूस हो गया कि डिब्बे भारी हैं और शायद भीतर कोई ठोस वस्तु है, जो कि गोल्ड ही हो सकती है। क्या है इन डिब्बों में? मालूम नहीं, पठानिया ने सामान्य स्वर में कहा। मैंने जानने की चेष्टा भी नहीं की। मुझे सिर्फ उस काम से मतलब रहता है जो मुझे सौंपा जाता है। तुम्हें भी जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि इन डिब्बों के भीतर क्या भरा है। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। आओ चलें। दोनों बाहर निकले। पठानिया ने डोर लॉक किया। गैलरी में ड्यूटी पर सुजान सिंह और हरि सिंह यादव खड़े थे।
आंखें खुली रखना, देवराज चौहान दोनों से बोला। लापरवाह मत होना। दोनों ने सिर हिलाया। गैलरी के बाहर राजकुमार चंद्रा और भीम सिंह मौजूद थे। रिवॉल्वरें तुम दोनों की जेब में है ना? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। देवराज चौहान और पठानिया कुछ कदम आगे बढ़कर खड़े हो गए। जुआ घर का हॉल खाली ही था। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे। 4 बजे से उस हॉल का भरना आरंभ हो जाना था। इस समय हॉल में जुआ घर वाले गार्ड्स फैले हुए थे। मजबूत किलेबंदी जैसा नजर आ रहा था। सुरक्षा के इंतजाम को जिस तरह भी बढ़िया कर सकते हो कर लो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर पठानिया को देखा। पठानिया, हम कितना भी मजबूत प्रबंध कर लें, अगर किसी दमदार व्यक्ति को पता चल गया कि कमरे के भीतर बेहद कीमती सामान पड़ा है तो वह उसे लूटने में पीछे नहीं हटने वाला। इसलिए हमें पहली कोशिश यह करनी चाहिए कि किसी को पता ही न चले कि कमरे के भीतर कोई कीमती सामान पड़ा है। पठानिया ने बात को समझा। यह तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि खामखा इस बात को इश्तहार मत बनाओ कि आर्म्स प्रूफ कमरे के भीतर कीमती सामान रखा है। इस समय खाली जुआ घर में फैले तुम्हारे आदमी इसी बात को इश्तहार बनाने की चेष्टा में है। जिसे नहीं मालूम उसे भी मालूम हो जाएगा कि भीतर कुछ न कुछ है और बेशकीमती है, देवराज चौहान ने कहा। पठानिया ने होठ सिकोड़कर पूरे हॉल में निगाह दौड़ाई। इस तरह 24 घंटे आदमियों को फैलाकर रखना समझदारी नहीं है। मेरा अपना विचार है कि जैसे इंतजाम पहले था वैसे ही रहने दो। वही इंतजाम बहुत है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मत भूलो कि वह आम कमरा नहीं है, आर्म्स प्रूफ कमरा है जिसे भेद पाना आसान नहीं। और फिर हम तो हर समय यहाँ होंगे ही, तब इतनी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत ही क्या है? वैसे मुझे कोई ऐतराज नहीं। तुम अगर आदमियों का इंतजाम करना चाहते हो तो कर लो, जो ठीक समझो कर लो, और अगर इंतजाम मेरे हवाले करते हो तो सब कुछ पहले की तरह चलने दो। एकाएक पठानिया देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराया। सोच लो। मैं सोचने के बाद ही कहता हूँ, पहले नहीं। देवराज चौहान के स्वर में विश्वास का पुट था। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। जैसा तुम कहते हो वैसा ही चलने दो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। समझदारी वाली बात जल्दी ही तुम्हारी समझ में आ जाती है। पठानिया कंधे उचकाकर रह गया। अब अपने फैले आदमियों को चलता करो यहाँ से। 4 बजे जुआ घर के शुरू हो जाने का समय हो तो तभी यह लोग अपनी ड्यूटी संभाले, जैसे कि रोज संभालते हैं। पठानिया उन लोगों की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने वेटर को बुलाकर वहीं पर खाने का सामान लाने को कहा। ठीक 4 बजे अमरजीत मल्होत्रा, कविता देसाई और दौलत राम ने आर्म्स प्रूफ रूम में प्रवेश किया और अपनी अपनी सीटों पर बैठकर अपना अपना काम संभालने लगे। कविता देसाई के पास तो शुरू में कुछ काम होता ही नहीं था। उसका काम तो वहां कैश आने पर होता था। कविता देसाई की निगाहें गत्ते के मजबूत डिब्बों पर जा टिकी। उसके ख्याल में उन डिब्बों का वहां कोई काम नहीं था। उसे सुनील मजूमदार के शब्द याद आए कि जब भी उस कमरे में ऐसा वैसा सामान देखो तो उसे फौरन खबर करना। कविता देसाई समझने की चेष्टा कर रही थी कि ऐसे में यह डिब्बे भी आते हैं। आखिर इनमें क्या है? यहाँ क्यों रखा गया है इन्हें? कई पलों तक इन डिब्बों को देखते रहने के पश्चात वह अमरजीत मल्होत्रा की तरफ मुड़ी। अपने काम में व्यस्त दौलत राम चोर निगाहों से डिब्बों को देख रहा था। मल्होत्रा साहब, कविता बोली, इन डिब्बों में क्या है? अमरजीत मल्होत्रा अपने काम में व्यस्त रहने वाला आदमी था। वह फालतू की बातों में दखल नहीं देता था। उसने भी डिब्बे देखे थे और अपने काम में व्यस्त हो गया था। मस्तिष्क में सिर्फ यही आया कि कोई चीज होगी, पठानिया बागले डाबर ने रखी होगी। अमरजीत मल्होत्रा कविता देसाई पर निगाह डालकर अपने काम में व्यस्त होता हुआ कह उठा, मैं भी तुम्हारी तरह अभी आया हूँ। पठानिया को मालूम होगा कि यह क्या है। मल्होत्रा का टका सा जवाब सुनकर कविता देसाई ने पीठ मोड़ ली। दौलत राम जी। कविता 2 कदम दौलत राम की तरफ बढ़ी। हाँ। दौलत राम ने गर्दन घुमाकर कविता देसाई को देखा। ये डिब्बे, इनमें क्या है? मालूम नहीं, होगा कुछ। तुम इन डिब्बों को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? परेशान मैं नहीं तो, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। कविता देसाई एकाएक मुस्कुराई। मुझे तो यही लगा कि जैसे तुम इन डिब्बों के बारे में कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो। दौलत राम ने मुस्कुराकर कहा, वैसे हमें अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। यह सामान पठानिया ने रखा होगा। कविता देसाई ने सिर हिलाया, परंतु उसके मन में हलचल मची रही। रह रहकर उसकी निगाहें गत्ते के मोटे डिब्बों की तरफ उठती रही। कुछ देर में खिलाड़ियों का आना आरंभ हो गया। वह कैश देकर खेलने के लिए उतनी ही कीमत के टोकन ले जाने लगे। दौलत राम नोटों को कविता के हवाले करता और कविता सही तह लगाकर
उन नोटों को रैकों में ठिकाने लगाने लगी। इसके साथ ही उसने अपनी कुर्सी आहिस्ता से गत्ते के डिब्बों की तरफ खिसका ली थी और जब भी फुर्सत मिलती तो इस अंदाज में कुर्सी पर बैठ जाती जैसे आराम करना चाहती हो। अमरजीत मल्होत्रा अपने काम में व्यस्त था। निगाहें टेबल पर मौजूद टीवी पर थी, जहां से गैलरी की ओर आने जाने वालों का पूरा दृश्य नजर आ रहा था। यह टीवी का फोकस कमरे के दरवाजे से लेकर गैलरी के कोने तक घुमाकर देख लेता था। गैलरी के बीच मौजूद सुजान सिंह और हरि सिंह यादव बराबर टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे जाते थे। दौलत राम कठिनता से खुद पर काबू किए बैठा था। वह जान चुका था कि इन गत्ते के मजबूत डिब्बों में करोड़ों रुपयों की भरपूर मोटी रकम है। कई बार वह गर्दन घुमाकर डिब्बों को देखने की इच्छा दबा जाता। वह नहीं चाहता था कि कविता या अमरजीत उसकी इस बात को नोट करे। अलबत्ता उसके मन में यह बात पक्की तरह घर कर गई थी कि ठक्कर बाबा के साथ वह इस काम में अवश्य शामिल होगा। करोड़ों के सामने पड़े माल ने उसका दिमाग खराब करना आरंभ कर दिया था। उसने नोट किया कि अमरजीत मल्होत्रा तो हमेशा की तरह शांत स्थिर अपने काम में व्यस्त था, परंतु उन डिब्बों को वहां पाकर कविता कुछ बेचैन हो गई थी। जब भी कोई कैश लेकर टोकन ले जाता तो कविता उन नोटों को लेकर रैक पर टिका देती। फुर्सत मिलते ही कविता वापस कुर्सी पर जा बैठती और चोर निगाहों से डिब्बों को देखने लगी। दरअसल वह हर हाल में जानना चाहती थी कि उन डिब्बों में क्या है, परंतु यह भी जानती थी कि यह बात उसे कोई नहीं बताएगा। आखिरकार उसके दिमाग में आया कि वह खुद ही देखे इन डिब्बों में क्या है। इसके लिए डिब्बों में छेद करने की जरूरत थी। उसकी निगाहें कोई वस्तु न ढूंढ पा रही थी कि जिससे उन मजबूत डिब्बों में छेद कर सके और किसी को इस बात का पता भी न चल सके। आधा घंटा बीत गया, परंतु उसे ऐसी कोई वस्तु न मिली जो कि छेद करने में सहायक सिद्ध होती। इस दौरान अपनी ड्यूटी पर सतर्कता से पूरी करती रही। एक बार तो उसका मन किया कि बाहर जाकर कोई तीखी वस्तु तलाश कर लाए छेद करने के लिए, परंतु इस तरह बाहर जाना खुद को खामखा शक के दायरे में लाना था। एकाएक कविता मन ही मन चौंकी, आंखों में चमक भर आई। उसे ध्यान आया कि घर से निकलते समय उसने छोटे से पर्स में नेल कटर डाला था, ताकि जब भी कहीं रास्ते में फुर्सत मिलेगी नाखून काट लेगी। हाथ के 2 नाखून खास तौर से तंग कर रहे थे। इस बात का ध्यान उसी घर से रवाना होते हुए आया। वक्त न होने के कारण उसने नेल कटर ही उठाकर पर्स में डाल लिया था और अब वही नेल कटर उसकी समस्या का समाधान था। उस नेल कटर के दम पर वह बॉक्स में आसानी से छेद कर सकती थी। कविता कुर्सी से उठी और एक तरफ रखे पर्स को उठाया और उसे कुर्सी पर रख लिया। इन सब कामों के दौरान वह अपनी ड्यूटी की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। फिर इसी दौरान फुर्सत मिली तो उस छोटे से पर्स में से नेल कटर निकाला और नाखून काटने का दिखावा करते हुए चोर निगाहों से अमरजीत मल्होत्रा और दौलत राम को देखने लगी। वह दोनों अपने काम में व्यस्त थे। उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। कविता देसाई ने नेल कटर को पकड़ा और उसके तीखे वाले हिस्से को नीचे करके बॉक्स के साथ लगाया और हाथ घुमाने लगी। यह सब करते समय उसकी निगाहें मल्होत्रा और दौलत राम पर थी कि वह लोग उसकी हरकत को तो नहीं देख रहे। तभी कविता देसाई हड़बड़ाकर सीधी हो गई, क्योंकि 2 काम एक साथ हुए थे। एक तो दौलत राम की खिड़की पर कैश देने वाला आ गया था, दूसरे दरवाजा खुला और देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया था। देवराज चौहान के भीतर आते ही अमरजीत मल्होत्रा ने बटन दबाकर दरवाजे को पुनः पहले की तरह बंद कर दिया था। कविता देसाई फौरन उठी और दौलत राम की तरफ बढ़ी ताकि कैश को लेकर रैक में ठीक जगह रख सके। रास्ते में देवराज चौहान से सामना हुआ। हेलो, कविता देसाई मुस्कुराई। हेलो, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। कविता देसाई दौलत राम की तरफ बढ़ गई। सब ठीक है मल्होत्रा साहब? हाँ, अमरजीत मल्होत्रा ने सिर हिलाया। जरा सावधान रहिए, देवराज चौहान बोला। इन डिब्बों में कुछ कीमती सामान है। अमरजीत मल्होत्रा ने सिर उठाकर देवराज चौहान को देखा। ठक्कर बाबा, अमरजीत मल्होत्रा ने बेहद शांत स्वर में कहा, मैं हमेशा ही सावधान रहता हूँ। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर सिर हिलाया और वहां से हटकर दौलत राम के करीब पहुंचा। देवराज चौहान के पास खड़े होने का एहसास पाकर भी दौलत राम ने उसे न देखा। सब ठीक है दौलत राम? ठीक ही होगा। देवराज चौहान पलटकर डिब्बों के पास पहुंचा, भरपूर निगाह डाली, उसके बाद पलटकर बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी कविता ने टोका, इन डिब्बों में क्या है? डिब्बों में? देवराज चौहान ने ठिठक कर कविता को देखा। मुझे नहीं मालूम क्या है, इन्हें यहाँ रखा गया है तो जाहिर है कुछ खास वस्तु होगी।
कविता ने फिर कुछ नहीं पूछा। देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ा। अमरजीत मल्होत्रा ने टीवी में गैलरी का दृश्य देखा। सब ठीक पाकर उसने बटन दबाकर दरवाजे का लॉक हटा दिया। देवराज चौहान बाहर निकल गया तो अमरजीत मल्होत्रा ने फिर लॉक का बटन दबा दिया। बहरहाल उसके बाद हर रोज की भांति सिलसिला चलता रहा। नोट आते ही कविता उन्हें रैक पर टिका देती और फुर्सत मिलते ही कुर्सी पर बैठकर नेल कटर से डिब्बे में छेद करने लगती। चूंकि काम रुक रुक कर हो रहा था और डिब्बे भी मोटे और मजबूत थे, इसी कारण उनमें छेद करने में उसे 2 घंटे का समय लग गया और अब वह छेद को बड़ा कर रही थी जब भी फुर्सत मिलती। कुछ बड़ा होने पर उसने तर्जनी उंगली छेद के भीतर डाली तो वह किसी ठोस वस्तु से टकराई। कविता समझ न पाई कि वह ठोस वस्तु क्या है। वह छेद को और भी बड़ा करने लगी ताकि भीतर पड़ी वस्तु के बारे में वह स्पष्ट तौर पर जान सके। इस बात के प्रति वह पूरी तरह सजग थी कि उसकी हरकत को मल्होत्रा या दौलत राम न भांप सके। उसके ख्याल में सब ठीक चल रहा था। वह जो कर रही थी कोई भी नहीं देख पाया। उसकी हरकत के बारे में कोई भी नहीं जान पाया था। परंतु ऐसा सोचना कविता देसाई की भूल थी। कविता जो भी कर रही थी वह सब दौलत राम की नजर में था। दौलत राम की आंखें सिकुड़ी हुई थी, चेहरे पर सोच के भाव थे। तभी दरवाजा खुला। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। दरवाजा पुनः बंद हो गया। देवराज चौहान ने डिब्बों पर निगाह डाली, फिर कमरे में निगाह घुमाई। सब ठीक ठाक था। कविता देसाई दौलत राम के पास खड़ी थी। गैलरी में 2-3 लोग नोट लेकर टोकन के लिए खड़े थे। देवराज चौहान ने रैकों पर निगाह डाली जहां नोटों की तादाद बढ़ती जा रही थी। वह पलटने को हुआ कि एकाएक ठिठका, आंखें सिकुड़ सी गई। वह डिब्बे में हुए छेद को देखने लगा। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। उसे पूरा विश्वास था कि जब वह 2 घंटे पहले आया था तो डिब्बे में छेद नहीं था। जाहिर था कि उन 2 घंटों के दौरान ही डिब्बे में छेद किया गया। उसकी नज़र करीब वाली कुर्सी पर पड़ी जहां कविता का पर्स और नेल कटर पड़ा था। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। स्पष्ट था कि उस नेल कटर के द्वारा ही डिब्बे में छेद किया गया। अमरजीत मल्होत्रा या दौलत राम अपनी जगह से उठकर वहां आकर छेद करने से रहे। मतलब कि यह कारनामा कविता देसाई का है। देवराज चौहान के मस्तिष्क में खलबली सी मच गई। डिब्बों की तरफ से उसने नजर हटा ली। कविता रैक पर नोट रख रही थी। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से कविता को देखा, जो कि देखने में सामान्य नजर आ रही थी, परंतु उसने पहचान लिया कि वह कुछ नर्वस थी। सोच और उलझनों में घिरा देवराज चौहान बाहर निकल गया। छेद की बाबत उसने कविता से जरा भी बात नहीं की। ऐसा करके वह खामखा का झंझट पैदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि कल उसने करोड़ों की इसी माल को लूटना था। वह चाहता था तब तक शांत रहे, परंतु उसका मस्तिष्क जैसे जोरों से हिल रहा था कि कविता देसाई को यह दिलचस्पी क्यों है कि उन डिब्बों के भीतर क्या है, जबकि वह जानती थी कि अगर उसकी इस हरकत को पकड़ लिया गया तो उसकी बुरी गत बनेगी। इस पर भी वह रिस्क उठाकर डिब्बों के भीतर झांकने का प्रयास कर रही थी। कविता देसाई की जरूरत के मुताबिक छेद बड़ा हो चुका था और नेल कटर को वापस पर्स में डालने के पश्चात वह उस छेद में कई बार उंगली घुमा चुकी थी, परंतु हर बार उसकी उंगली किसी ठोस वस्तु से ही टकराई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह ठोस वस्तु क्या है। अब कविता देसाई के पास एकमात्र ही रास्ता था कि वह झुककर देखे कि छेद के भीतर क्या नजर आता है, परंतु ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि नीचे झुककर छेद में झांकने से मल्होत्रा या दौलत राम देख सकते थे कि वह क्या कर रही है। कविता देसाई ने बहुत सोच समझकर एक रास्ता निकाला। करीब 10 मिनट बाद दौलत राम से नोट लेकर रैक की तरफ बढ़ी और कुर्सी के पास से गुजरते हुए उसने नोटों को हाथ से गिरा दिया। नोट नीचे बिखर गए। वह नीचे झुककर नोटों को इकट्ठा करने लगी। मल्होत्रा और दौलत राम को व्यस्त पाकर कविता छेद के भीतर झांकने लगी। यह सब करते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि अगर पकड़ी गई तो तब क्या होगा। मिनट भर की अथाह चेष्टा के पश्चात उसे महसूस हुआ कि छेद में कोई पीली पीली सी चीज चमकती नजर आ रही है। नोट उठाकर वह रैक की तरफ बढ़ती गई। उसके हाथ पांव हौले हौले से कांप रहे थे, क्योंकि वह जान चुकी थी कि वह पीली वस्तु और कुछ नहीं, सोना ही थी। उसके बाद जब भी उसे फुर्सत मिलती तो वह छेद किए उस डिब्बे को घुमाने का प्रयत्न करने लगती, ताकि एकाएक उस पर निगाह पड़कर कोई उसकी चोरी न पकड़ ले और वह फंस न जाए। रुक रुक कर घंटे भर की मेहनत के पश्चात उसने गत्ते के बॉक्स का थोड़ा सा रुख मोड़ दिया। तब कविता को लगा
कि वह मीलों दौड़कर आ रुकी हो। सब काम हो गया था और उसे किसी ने नहीं देखा था। यह उसका विचार था, जबकि दौलत राम ने सब कुछ देखा था। सब कुछ सिवाय उस डिब्बे के छेद में से नजर आती सोने की झलक को छोड़कर। दौलत राम कविता देसाई की इस हरकत पर जाने क्यों परेशान हो उठा था। नाइट रेस्टोरेंट की स्टाफ कार ने कविता देसाई को गली के मोड़ पर उतारा तो कविता अपना छोटा सा पर्स मुट्ठी में दबाए गली में प्रवेश कर गई। कार आगे बढ़ गई। सुबह के 3:45 बज रहे थे। कार के वहां से जाते ही कविता देसाई ठिठकी और वापस पलटकर गली से निकलकर तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, बदन में अजीब सा तनाव था और मस्तिष्क में सोने से भरी पेटियां घूम रही थी जो कि आर्म्स प्रूफ कमरे में मौजूद थी। वह सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि अगर वह सोना उसके हाथ लग जाए तो तमाम जिंदगी महारानी की तरह बिताएगी। अब वह इसी चेष्टा में थी कि सोना उसके अधिकार में आ जाए और यह सब निर्भर करता था सुनील मजूमदार पर कि वह सोना निकाल पाने में कामयाब हो पाता है कि नहीं। कभी तो उसका मन कहता था कि सुनील कामयाब होगा, तो कभी उसका मन शक के दायरे में आ जाता कि अगर सुनील को कामयाबी न मिली तो कुछ भी नहीं बचेगा, शायद उसकी जान भी ना बचे। कविता देसाई चौराहे पर मौजूद पब्लिक बूथ के समीप पहुंचकर ठिठकी और भीतर प्रवेश कर गई। फिर सुनील मजूमदार के दिए फोन नंबर को डायल करने लगी। उसने कहा था कि वह इस नंबर पर 24 घंटे उससे किसी भी समय बात कर सकती है। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। कविता देसाई सख्ती से रिसीवर पकड़े घंटे की आवाज सुनते हुए बूथ के शीशों के बाहर फैले अंधेरे को देखने लगी। कोई भी नजर नहीं आ रहा था, परंतु वह जानती थी कि सुबह के 4 बज रहे हैं। कुछ ही देर में हलचल पैदा होनी आरंभ हो जाएगी। घंटी बजती रही। दूसरी तरफ से किसी ने भी रिसीवर नहीं उठाया। कविता के चेहरे पर खींच और क्रोध के भाव उभरने लगे थे। रिसीवर न उठाया जाना चिंता की बात थी। वह सुनील को सोने के बारे में खास खबर देना चाहती थी। रॉन्ग नंबर भी डायल हो सकता था। कविता ने पुनः नंबर घुमाने की सोची ही थी कि तभी घंटी बजनी बंद हो गई। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया। हेलो। नींद से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह आवाज पंचम खेड़ा की थी और फोन नंबर पंचम खेड़ा का खास नंबर था जो कि खास व्यक्तियों के पास ही रहता था। कविता देसाई ने पहचाना कि वह आवाज सुनील मजूमदार की नहीं है। कौन बोल रहा है? कविता ने स्वर को संयत करके पूछा। तुम्हें किससे बात करनी है? इस बार पंचम खेड़ा की आवाज में तीखापन आ गया था। सुनील से, सुनील मजूमदार से। पल भर के लिए लाइन पर चुप्पी छा गई। कौन हो तुम? पंचम खेड़ा की आवाज आई, सुनील की पहचान वाली। नाम क्या है तुम्हारा? कुछ भी हो, सुनील है तो बात कराओ, नहीं तो मुझे फोन रखना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है तुमने कहा किसे फोन किया है? पंचम खेड़ा का स्वर शांत था। मुझे इस फोन नंबर के सिवाय कुछ नहीं मालूम। होल्ड करो, अभी सुनील आता है। कविता रिसीवर पकड़े खड़ी रही। करीब आधे मिनट बाद रिसीवर में सुनील की आवाज उभरी। कौन? मैं हूं, कविता। तुम कैसे हो? सुनील की आवाज सुनकर कविता के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। ठीक हूं। तुम ड्यूटी से लौट आई? हाँ, तुम्हें बहुत ही खास खबर देनी थी। कविता का स्वर आवेश में तेज हो उठा था। क्या? जुआ घर के आर्म्स रूम में मजबूत गत्ते की 12 पेटियां रखी गई हैं। मैंने उनमें जरा सा छेद करके देखा तो उनके भीतर सोना मौजूद है। कविता देसाई ने भारी स्वर में कहा। ओह गुड, तुम कहाँ से बोल रही हो? सुनील की आवाज में तेजी आ गई थी। घर के पास के चौराहे से। स्टाफ कार अभी छोड़कर गई है। सुनील, तुमने उसी माल पर हाथ डालना है ना? हाँ, मैं। लेकिन सुनो, फोन पर कोई बात नहीं करो। आज घर पर ही रहना, मैं आऊँगा। कब? दिन में किसी भी समय। अब तुम घर जाकर थोड़ी सी नींद ले लो ताकि मैं तुमसे बात करूं तो तुम उस समय फ्रेश हो। और कोई खास बात? सुनील मजूमदार ने पूछा। नहीं। ओके, फोन रखता हूं, तुम घर पर ही रहना, सुनील ने कहा। अच्छा। सुनील ने रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखने के पश्चात सुनील मजूमदार पलटा। सामने ही कुर्सी पर बैठा पंचम खेड़ा टकटकी बांधे उसे निहार रहा था। सुनील ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर आगे बढ़कर खेड़ा के पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाई और कश लेकर कह उठा। खेड़ा, आर्म्स रूम में मोटा माल आ गया है। ओह! पंचम खेड़ा ने फौरन पहलू बदला। आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। और वह माल सोने के रूप में है। गत्ते की पेटियां या डिब्बों में है सोना। उनकी कुल संख्या 12 है।
पंचम खेड़ा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। बहुत ही पुख्ता अंदाज में खबर दे रहे हो। अपना अपना सोर्स है। फोन पर तुम्हें यही खबर दी गई है? पंचम खेड़ा के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, इसका मतलब तुम्हें खबर देने वाली कविता देसाई थी, पंचम खेड़ा ने शांत स्वर में कहा। सुनील मजूमदार चौंका। क्या मतलब? सुनील मजूमदार, पंचम खेड़ा ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, तुम्हें यह खबर 4 पौने 4 बजे मिली, जबकि वहां पर सारा काम 3 बजे बंद हो जाता है। भीतर की खबर इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकती जब तक कि उस कमरे के भीतर का बंदा तुम्हारे साथ वास्ताना रखता हो। फोन करने वाली युवती थी और उस कमरे में सिर्फ एक ही युवती की ड्यूटी होती है, कविता देसाई की। 100% तुम्हारा संबंध कविता देसाई से है और कुछ देर पहले आने वाला फोन भी उसी का था। मैंने गलत कहा? सुनील मजूमदार पंचम खेड़ा को देखता रहा। मैंने गलत कहा मजूमदार? नहीं, ठीक कहा, सुनील ने गंभीर स्वर में कहा। पंचम खेड़ा ने तसल्ली भरे ढंग से सिर हिलाया। यह बात खुलनी नहीं चाहिए कि मेरा कविता देसाई के साथ कोई वास्ता है। चिंता मत करो, कविता के साथ शादी करने का मेरा इरादा है, सुनील मजूमदार ने गंभीर स्वर में कहा। सुनकर खुशी हुई। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि यह सब जानकर ही बाकी की बातें कविता के बारे में सोचो। पंचम खेड़ा ने सिर हिलाया, फिर सिगरेट सुलगाकर बोला, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? सोना लूटने के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, उसे लूटा जाना तो पहले से ही तय है, सुनील मजूमदार मुस्कुराकर बोला। कब? कोई भी काम करना हो तो मैं फौरन ही कर डालता हूँ। देर करने की मेरी आदत नहीं है खेड़ा। मैं समझा नहीं। हम आज रात ही यह लूट करेंगे, सुनील मजूमदार के शब्दों में दृढ़ता थी। आज? पंचम खेड़ा चौंका। हाँ, देर करने का क्या फायदा? हो सकता है कल तक वह सोना वहां से उठा लिया जाए। ठीक है, पंचम खेड़ा बात को फौरन समझा, तो सारी तैयारी आज ही करनी पड़ेगी। हाँ, सारा दिन पड़ा है, ऐसी तैयारी 2 बार तुम कर सकते हो, मजूमदार ने कहा। योजना तुम बनाओगे या मैं? मैं ही बनाऊं तो बेहतर होगा, क्योंकि आर्म्स रूम के भीतर मेरा आदमी है, उससे मैं ही अच्छे ढंग से काम ले सकूंगा। हमारी सफलता असफलता भीतरी व्यक्ति पर ही निर्भर करती है, यानी कि कविता देसाई पर। पंचम खेड़ा सुनील मजूमदार को देखता रहा। कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। नहीं, कुछ नहीं, पंचम खेड़ा ने सिर हिलाया। अगर हम कामयाब हो गए तो माल कैसे बटेगा खेड़ा? सुनील मजूमदार ने पूछा। आधा आधा, इस बात को भूलना नहीं। मैं सब याद रखता हूँ। तुम यह बताओ कि मुझे तैयारी में क्या क्या करना है, क्योंकि योजना तुम्हारी होगी और काम भी फिर तुम्हारे ही मुताबिक होंगे, पंचम खेड़ा ने सिर हिलाकर कहा। कुछ घंटे इंतजार करो, ज़्यादा से ज़्यादा दिन के 12 बजे तक सारी योजना तुम्हारे सामने रख दूंगा, और तब मुझे यह भी देखना है कि तुम्हारी योजना में कितना दमखम है। देखते रहना, दमखम को भी तोड़ लेना, सुनील मजूमदार मुस्कुराया। तब तक तुम अपने खास बढ़िया आदमियों को इकट्ठा कर लो, करीब 10 आदमी, सब खतरनाक होने चाहिए। हम दोनों मिलकर 10 आदमी या हमारे अलावा सबके पास तगड़े हथियार होने चाहिए। कुछ के पास रिवॉल्वरें और कुछ के पास गने। साथ ही कोई ऐसा ठिकाना तलाश करके रखो जो बेहद सुरक्षित हो, जिसके बारे में किसी को पता ना हो, ताकि लूट के बाद हम माल को सीधा वहीं ले चले। यहाँ पर कुछ दिन के लिए खाने पीने का इंतजाम भी रख लेना। जब तक मामला ठंडा नहीं होता हमें वहीं रहना पड़ेगा। 12 बजे तक तुम यह सारे काम निपटाओ, मैं बाकी काम निपटाकर योजना के साथ तुम्हारे सामने हाजिर होता हूँ। पंचम खेड़ा ने सिर हिलाया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। खेड़ा, सुनील मजूमदार गंभीर स्वर में बोला, आज का दिन हमारी जिंदगी का अहम दिन है। जान भी जा सकती है और करोड़ों भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पंचम खेड़ा गहरी सांस लेते हुए कंधे उचकाकर रह गया। देवराज चौहान की ड्यूटी तब तक 24 घंटे की थी जब तक आर्म्स रूम में सोने की पेटियां मौजूद थी, परंतु देवराज चौहान ने जयंत कुमार के यहाँ होने वाली मीटिंग में भी जाना था। दौलत राम तो छुट्टी करके 15 मिनट पहले ही वहां से गया था। इस समय 3:30 बज रहे थे। जुआ घर के गार्ड भी पीछे बने क्वार्टरों में चले गए थे। पठानिया भी वहां से जाने की तैयारी में था कि देवराज चौहान उसके पास पहुंचा। तुम्हें यही रहना है ठक्कर बाबा? पठानिया ने सामान्य स्वर में कहा। हाँ, रहना तो यही है, परंतु लगातार 24 घंटे की ड्यूटी नहीं दी जा सकती। इसके लिए कुछ हद तक फ्रेश रहना भी जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ होने पर उसे संभालने में सरासर चूक हो सकती है। बात तो तुम्हारी सही है,
पठानिया ने होठ सिंकोड़ कर कहा। फिर बोला, कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ सबको कम से कम 5 घंटे की छुट्टी दीजिए ताकि कुछ घंटे सोकर फ्रेश हो सके। तब तक तुम यहाँ मौजूद रहो और 4 आदमियों को ठीक तरह समझाकर उन चारों को ड्यूटी पर लगा दो। हम सब ठीक 9 बजे आकर अपनी ड्यूटी संभाल लेंगे। ऐसा करना ही सुरक्षा के इंतजाम में बेहतर होगा। पठानिया हालांकि सारी रात का जगा हुआ था, दिन भर की भी थकावट थी उसे, परंतु काम के समय नींद लेने की उसे जरूरत नहीं थी। वह अभी भी 12 घंटे खड़े रहने की हिम्मत रखता था। ठीक है, तो बुलाओ उनको जिनसे तुम ड्यूटी लेना चाहते हो, देवराज चौहान बोला। 15 मिनट में 4 खतरनाक चेहरे वहां मौजूद थे। देवराज चौहान ने उन चारों को समझाकर भीम सिंह, राजकुमार, सुजान सिंह दारूवाला और हरि सिंह यादव की जगह पर खड़ा कर दिया और उन चारों को आराम करने के बाद ठीक 9 बजे पुनः ड्यूटी पर हाजिर होने की ताकीद करके उन्हें वहां से रवाना किया। मैं भी चलूं? 9 बजे आ जाना। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया और बाहर निकलता चला गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।